मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल। और आप जैसा कि जानते हैं कि चौपाल पर कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं। तो आज हमारे साथ हैं बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश जी, मंगरुआ एक बात बार बार कहता है कि हर दिल में एक गांव बसता है। आपके दिल में भी कोई गांव है जहां से चल के आप महानगर तक आए? उस गांव के विषय में बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मगरुआ के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं बिल्कुल ग्रामीण अंचल से आता हूँ और अवध क्षेत्र से, जो अमेठी एक चर्चित क्षेत्र रहा है, उसी जनपद से हूँ मैं। मऊ गांव है मेरा। और ग्रामीण क्षेत्र से निकल के प्राइमरी स्कूल से होते हुए और मैं यहाँ अब तक की यात्रा में देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँचा हुआ हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ से मेरी जन्मभूमि है और गांव की जन्मभूमि है हमारी, तो अगर आप गांव की बात पर कोई विषय रख के हमसे चर्चा कर रहे हैं तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत सुखद अनुभूति है। और गांव का तो जीवन, जैसा कि हमारे क्षेत्रीय वहाँ के कवियों ने कहा है कि गांव घरे के जीवन जीवन, धन नहिया कै बासी, एक एक मनमोहक झांकी मेटे सकल उदासी, कतौ बनत बा साग सोहारी, कतौ भात बा सूख है, कतौ लड़कवा कुछ न पावे तूरे दूध ऊख है। तो ऊख है, आप समझ पा रहे होंगे कि गन्ना है। मैंने कुछ भी नहीं आपके पास अगर होता है तो किसी के खेत में जाइए और 2 गन्ना तोड़ लीजिए, जिसको शहर में आपके पास 20 दिन बाद मिलता है, 25 दिन बाद मिलता है, मशीन में पेरा जाता है। दिनेश जी तो बचपन में दांत से ही तोड़ लेते होंगे। मंगरुआ का दांत टूटा हुआ है लेकिन गन्ना अभी भी तोड़ सकता है जी। और दूसरा, जब हम लोगों ने जन्म लिया तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र के जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, शायद लगभग सभी परिवारों में अगर कपड़ों के रूप में कुछ देखा गया तो कथरी देखी गई। कथरी के बारे में भी कवियों ने कहा कि कथरी तो हार गुन ऊ जाने, जे करे गुजारा कथरी माँ। क्या बात। तो कथरी का उपयोग हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बिस्तर के लिए भी किया जाता था, बिछाने के लिए बिछौना के रूप में भी, और इसको ओढ़ना के रूप में भी किया जाता था, ओढ़ने के रूप में भी। और कथरी के बारे में मैं विस्तार से आपको बता दूं कि कथरी वो चीज़ है जो अलग अलग भाषा में, इसका आपके मैथिल की तरफ चले जाएंगे, पूर्वांचल की तरफ चले जाएंगे तो कुछ और नाम होगा, हमारे भोजपुरी इलाके में उसको गेनरा कहते हैं। दिनेश जी, जो बात ये कर रहे हैं कि बचपन में जैसे ही बच्चे का जन्म होता था तो दादी 3 महीने पहले से ही गेनरा सीना, पुराने साड़ियों को इकट्ठा करके उसको सीना शुरू कर देती थी, क्योंकि तेल मालिश होगा कहाँ, तेल मालिश तो धूप में ही होगा। और धूप में और डिजाइन की छोटा बड़ा उस पर कलाकारी होता था। कथरी को देख के क्या नाम, गांव की सुंदरता और गांव की रंगीनियत को हम समझ जाते हैं। अब आप इधर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब की तरफ से जाएंगे तो उसको गूदड़ी कहते हैं जी। तो अलग अलग नामों से जानते हैं जी, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वो जो कथरी या गूदड़ी जो बनती थी, वो किसी एक ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले के परिवार से या हमारे माता जी या हमारे परिवार किया, तो हम अगल बगल से भी सहयोग लेके उसको हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो अपना बना लेते थे कि उनकी साड़ी पुरानी हो गई, उनकी धोती पुरानी हो गई, तो उसको उसी सूती धागे से मोटा करके जितनी ये चीज मैं भी पॉइंट आउट करने वाला था कि और माँ दादी इतना ध्यान रखती थी कि उसको बनाना है तो सूती साड़ी से ही बनाना है कि एकदम वो। अब उसकी विशेषता यह है कि उसमें बहुत ही अपनापन और बड़ा आत्मीयता का भाव होता था, क्योंकि ना उसमें कोई व्यापार होता था, ना वो कहीं भी बेचने की चीज़ होती थी, ना खरीदने की चीज़ होती थी, तो एक दूसरे के सहयोग से, तो उस परिवेश से निकल के आज हम आधुनिक जीवन में यहाँ तक पहुँच के आए हैं। दूसरा, गांव का अनुभव बताएं कि पढ़ाई लिखाई में सिर्फ ये होता था कि भैया पास कर लेना है, फलनवा के लड़कों पास होएगा और फलनवा के लड़कों फेल होएगा, 2 ही रिजल्ट आते थे इस तरीके से। पास या फेल।
उसके बाद जो पास या फेल या बेचे लागी तेल, आजकल बहुत लोग तेल हाँ बेच रहा है। लेकिन हमारा तो गांव था ना, हम तो खेती किसानी भी करते थे, जी। हमारे पास और भी विकल्प था। लेकिन हमेशा ये कोशिश होती की थी घर के बड़े बुजुर्गों को कि घर का बच्चा जो है ना पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाए। विशेष बात ये थी उस समय कि शायद अपने माता पिता से ज़्यादा आदर का भाव और डर का भाव उस समय के हमारे गुरुजी जो होते थे, मास्टर जी जो जिनको कहते हैं, दिल्ली में टीचर कहते हैं, उनका जो सम्मान और उनके प्रति जो हमारे डर और आदर का भाव था वो शायद सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि वही हम सबके बचपन के जीवन का एक विशेष आदर्श कह लीजिए या आदर कह लीजिए या अनुभव कह लीजिए, वो एक अलग दिनेश प्रकार जी, का गांव था। की कहानियों का कारवां जो है ना एक तरह से यादों का कारवां है। तो कोनो गुरु जी याद आवत होकस तो ओकर चर्चा करिए अगर। लगभग लगभग हमारे पिताजी के साथ जो बड़े हुए लोग थे, तो पिताजी हमारे किसान तो थे ही, हम लोग जमींदार परिवार से थे, तो गांव की प्रधानी वरधानी में आ गए। और उनके जो साथ के लोग और थे तो वो अपना इस कोई मास्टर हो गए तो कोई और किसी प्रोफेशन में चले गए। अब प्रोफेशन कोई ज़्यादा नहीं होता था, हम लोगों के दिमाग में होती थी नौकरी तो मास्टर जी लग जाएंगे, और नहीं तो फौज में भर्ती हो जाएंगे, और नहीं तो पुलिस में हो जाएंगे, नहीं तो लेखपाल हो जाएंगे। और थोड़ा सा ऊंचा सोचते थे अपने बड़े भैया भैया के साथ बैठ के, तो लगता था कि फलाने जी लेक्चरार हैं, जी लेक्चरार हैं वहाँ, लेक्चरार, ठीक है ना। तो प्रवक्ता और प्रोफेसर तो बहुत बाद में समझ में आया कि ये लोग होते हैं। दिनेश जी के यहाँ पीजीटी टीचर और ये ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद फिर कॉलेज, बड़ा सिस्टम ये जो है। सब तो बहुत बाहर निकलने के बाद में समझ में आया। और बात करें तैयारी की, तो तैयारी हम लोग जब थोड़ा सा जूनियर हाई स्कूल से आगे बढ़े तो ये होता था कि फलाने जो है वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फलाने आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस और पीसीएस यही दो तरह का हम लोग, अब तो बहुत सारे अलग अलग तौर तरीक़ों की नौकरियां आ गई, बहुत सारे क्षेत्र हो गए रोजगार के, गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो गांव की जब चौपाल पे अपने बाबा जी के साथ, अपने बाबू जी के साथ, चाचा जी के साथ, या पारिवारिक गठजोड़ हम लोगों का गांव में बहुत अच्छा रहा है, आज भी है। तो जब सब लोग बैठते थे तो या तो खेती किसानी की बात होती थी, या गांव की प्रधानी की बात होती थी, या राजनीति की बात होती थी, और या फिर किसी के दुख दर्द बीमारी की बात होती थी, जो संदेश के माध्यम से, और कोई रास्ता था नहीं, ना ही तो टेलीफोन हर घर में था। लैंडलाइन भी उस समय हम जब गांव में निकले तो शायद लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था। ग्रामीण फ़ोन लगता था, वो भी प्रधान के घर में लगता था, जो एंटीना के हिसाब से लगता था। तो कभी अच्छा चल जाता था और कभी महीना महीना भर खराब रहता था। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिजिटल डिवाइड को तो पाटा ही है। आजकल मोबाइल हर हाथ में दिखता है, गरीब हो या अमीर। और दिनेश जी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस गांव में पोस्ट ऑफिस होता था तो सबसे पहले पोस्ट ऑफिस पे ही टेलीफोन लगना शुरू हुआ, उसके बाद प्रधान जी लगाए, मतलब जो संपन्न लोग थे, धीरे 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 तार आया तो लोग लगाना शुरू कर दिए। लेकिन आज तो जी देखिए, जो गांव की जो एक अभाव की अगर हम कोई बात करें, तो गांव में पले और बढ़े हुए बच्चों को यह जानकारी नहीं होती थी उस समय कि करना क्या है। और आज भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव है कि अपने भविष्य के लिए वो किस दिशा में जाएं, इस तरह का अभाव आज भी बना हुआ है। और उस समय भी बहुत ज़्यादा था। तो दिनेश जी अभाव की बात करते हैं, मैं तो गांव की प्रभाव की बात करूंगा, क्योंकि गांव का प्रभाव ही है कि आज हम लोग उस गांव से चल के, उस गांव की यादों को बसा के अलग अलग महानगरों में, दिनेश जी से जहां बात हो रही है ये दिल्ली है, बैठे हुए हैं और प्रभावी भूमिका में। गांव तो प्रभाव छोड़ता है ना, अभाव तो है, अभाव तो मानव जीवन है, तो अभाव तो रहेगा। हाँ, गांव के आनंद की अगर हम बात करें तो गांव का सबसे बड़ा आनंद ये था कि चाहे किसी ऋतुओं की चीज़ें हों, फल से लेके सब्जियां तक, गन्ने से लेके आम अमरूद तक, कोई किसी को किसी के यहाँ से तोड़ के खा लेने में मना नहीं करता था, और शायद आज भी ज़्यादातर गाँव में मना नहीं करता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा आनंद का एक विषय गांव में बना हुआ है, ख़ासतौर से मैं अपने परिवार और गांव की अगर बात करूं, तो हम लोग गांव में कहीं ना कहीं
प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार से किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। जी हमसे उम्र में, हमारे पिताजी के उम्र में है तो हम उनको चाचा जी या ताऊ जी या दादाजी बोलते हैं। जी उन्हीं की पत्नी है तो उनको हम चाची जी बोलते हैं। इसी तरह से हमसे उम्र में कोई बड़ा है तो हम उनको बड़े भैया बोलते हैं। हम किसी से उम्र में बड़े हैं तो वो हमको बड़े भैया बोलते हैं। तो पूरा का पूरा गांव जो है वो चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी जाति विशेष का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कहीं ना कहीं हम उनको रिश्तों से उनको हम जानते हैं और रिश्तों से पुकारते हैं। ये गांव का एक विशेष आनंद है और इसको जीवंत रखने के लिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक निवेदन भी है और मेरी तरफ से एक मशवरा भी है कि आने वाले समय में लोग आधुनिक और हो जाएंगे, संसाधन बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या नहीं होगा? एक परिवार के साथ खाना नहीं होगा। परिवार में आपसी तालमेल जो आज और अब से पहले रहा है शायद वो नहीं होगा। लोगों में जो एक परिवार से एक भाई को भाई से मिलने में, एक चाचा से अपने भतीजे को मिलने में, एक बुआ और फूफा से जो उनके भतीजे को मिलने का जो आनंद है, या एक साथ चाचा ताऊ परिवार कुनबे ख़ानदान के लोग जो बैठते थे, या एक गांव के फलाने मोहल्ले के फलाने टोला के लोग बैठते थे और उस टोला में जो छोटी छोटी ठिठकारियाँ होती थी, हंसी मजाक होते थे और आज भी हो रहे हैं। और सब कुछ होगा, संसाधन ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार का जो समीकरण जो है, गांव का जो समीकरण है, जो एक साथ बैठने का, एक साथ त्यौहार मनाने का, आज भी अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में होली का त्यौहार पूरा गांव मिल के मनाता है। आधे लोग पहले आधे गांव के लोगों की तरफ जाते हैं, फिर वो आधे लोग हमारी तरफ रंग खेलने के लिए आते हैं। इसी तरह दिवाली का त्यौहार भी लगभग कई सारे परिवार एक साथ मिल के जो है पूजा भी करते हैं और एक साथ पटाखे भी फोड़ते हैं। तो ये सब विशेष आनंद जो है, कुछ जहाँ अभाव है वहीं पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ का प्रभाव है, तो हम इसको प्रभाव की तरफ देखेंगे कि आनंद लेने का और परिवार के साथ बैठ के जो खाने का और परिवार के साथ शादी विवाह का जो चर्चा है वो कर लेना, भाइयों में कर लेना, चाचाताओं में कर लेना, मिलजुल के उसका डिसीजन लेना, खेती किसानी की बात कर लेना, राजनीतिक चर्चा कर लेना, परिवार में अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना या दुख दर्द हुआ है उसको बांटने में एक साथ पूरे परिवार को ढाढ़स बंधाने चले जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, अगर हम एक लाइन में हमसे कोई कुछ कहे तो आज भी ग्रामीण जीवन जो है वो आज शहरी जीवन से कहीं ऊपर है और बेहतर है। दिनेश जी, दो बातें मैं करूँगा, क्योंकि एक अनौपचारिक बात कही जो हो रही थी मेरे आने पे कि गांव से चला था तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ आने का मुख्य मकसद था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई। और दूसरी बात जो मैं करूँगा कि ठीक है, हम लोग अपने गांव की तो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, दिल्ली में चुनाव होने वाला है और मंगरुआ तो ये कहता है कि दिल्ली भी गांव का ही विस्तार है, दिल्ली भी माने 300 गाँव की ज़मीन पे ही बसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 300 से अधिक गाँव को मिला के ये पूरी की पूरी दिल्ली बसी है और पूरे भारत के लोग इस दिल्ली में कहीं न कहीं आके अपने अपने, चाहे रोज़गार का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का हो, उस नाते यहाँ पे अपना प्रवास भी करते हैं। तो इसको एक सूक्ष्म भारत के रूप में भी देखा जाता है। देश की राजधानी है और देश भर के जो छोटे से बड़े डिसीजन हैं वो सारे के सारे दिल्ली से लिए जाते हैं। तो दिल्ली का जो आज अगर राजनीतिक तौर पे बात करें तो मुझे लगता है कि केंद्र के साथ अगर दिल्ली की सरकार का अगर संतुलन बराबर का बन जाए या उनके संबंधों के हिसाब से बात करें तो एक जैसा बन जाए तो दिल्ली का विकास हो पाना अधिक बेहतर है। और चूँकि कुछ ही समय में अब यहाँ पे दिनों में गिने जा रहे हैं कि कितने दिन चुनाव के रह गए हैं, तो दिल्ली की जनता जैसे कि अभी पीछे चुनाव हुआ है और राष्ट्र सर्वोपरि है, सनातन हमारा सर्वोपरि है, संस्कृति को बचाने का प्रयास चल रहा है और हम चाहे खनिज का क्षेत्र हो, चाहे खाद्यान्न का हो, चाहे युवाओं की शक्ति का हो, चाहे संसाधन का हो, गांव से निकलने के बाद हमें ये भी चीज़ों का एहसास हुआ कि जब हम अपने गुरुजी लोगों से, अपने मास्टर जी लोगों से ये सुनते आए हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु हुआ करता था,
तो आधुनिकता के तौर पे अगर देखा गया तो जब हम गांव से निकल के अपने जिला लेवल के शहर पे आए, जनपद लेवल के शहर से निकल के प्रदेश पे आए, प्रदेश से जब मैं दिल्ली में आया तो देखा गया कि दुनिया के लेवल पे जो टेक्नोलॉजी के आधार पे देशों में उनकी ताकत बढ़ी है। और मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी तब आएगी जब हमारे अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के बच्चे शिक्षित होंगे। शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और सशक्त हो सकते हैं। तो उस दिशा में केंद्र सरकार मैं समझता हूं कि अच्छा प्रयास कर रही है और हम लोग आगे बढ़े भी हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तभी आज हर हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी से आदमी जुड़ा हुआ है, लैपटॉप है, सिस्टम में जुड़ा हुआ है। और गूगल के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो किताबों के माध्यम से पढ़ पाते थे वो एक छोटे रास्ते से जल्दी देख पाने में हम लोग सफल हो पाए। इसी देश में एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे ही गांव पहुँचता है। हालांकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि अब तो भेजता हूँ और वो खाते में मिलता है, कोई बिचौलिया नहीं। लेकिन दिनेश जी, दिल्ली और यहाँ के गांव कहाँ रुक जाता है जब हम दिल्ली के आसपास जो कॉलोनियाँ बसी उन गांवों की ज़मीन पे उनको देखते हैं और दिल्ली के उन गांवों को देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आज भी गांव जो है अपने राज्य के राजधानी की ओर देखता है, गांव जो है देश की राजधानी की ओर देखता है। और दिल्ली में भी गांव हैं तो दिल्ली के गांव वाले भी अपने विकास के लिए यहाँ की सरकार की ओर देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी अगर देखा जाए तो किसान को अन्नदाता के रूप में कहा भी जाता है और हम मानते भी हैं। और अगर किसान अन्नदाता के रूप में नहीं काम करे तो शायद इसके बाद में कुछ नहीं है। तो चाहे हमारे संविधान के माध्यम से बात कही गई हो और चाहे हमारी देश की जो सरकारें हैं उनके माध्यम से अगर बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करने की, जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ स्वयं को जागरूक होने की आवश्यकता है कि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया में आते हैं तो हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए कि हमारे देश हित में क्या हो सकता है, हमारे क्षेत्र के हित में कौन बढ़िया प्रयास कर सकता है, पहले से कौन प्रयास करता आया है। तो जैसा कि आपने कहा कि पहले के प्रधानमंत्री जी एक थे, उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा, वह भी अपनी जगह पे सही थे। आज के प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हम बीच में किसी को रखते ही नहीं हैं, अगर हम प्रयास मेरा 1 रुपये का है तो 1 रुपया डायरेक्ट वहाँ तक जाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि वो उनका प्रयास भी अपनी जगह पे सही है। और शायद इसी रास्ते से किसान के साथ साथ, मजदूर के साथ साथ, युवा पीढ़ी के साथ साथ राजनीतिक जितने भी क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी का एक महत्व जो अपना होता है वो बहुत अपने आप में एक अपना मुकाम रखता है। चाहे हम पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हों, चाहे हम व्यावसायिक जीवन व्यतीत कर रहे हों और चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ईमानदारी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में देश जिनके नेतृत्व में काम कर रहा है, देश की सरकार जिनके नेतृत्व में काम कर रही है, वो चाहे संविधान के हिसाब से देखा जाए, चाहे हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से देखा जाए, तो उसके हिसाब से ईमानदारी बहुत आवश्यक है। और आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस देश को विकसित करने का अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट और उनके जितने भी साथी हैं, हम तक कार्यकर्ता जो और ज़मीनी लेवल पे सभी लोग इस प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। ये हमारी आज के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो रास्ता जो है गांधी का ग्राम स्वराज भी हो सकता है, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय भी हो सकता है, और प्रायोगिक रास्ता अगर देखें तो नानाजी देशमुख का रास्ता भी हो सकता है। नानाजी ने तो सक्रिय राजनीति से किनारे कर खुद ही जाके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किया। बात चित्रकूट की कर रहा हूँ। तो
रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब गांव से चले हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं गांव का विकास होता है। और चूंकि ये मंगरुआ की चौपाल थी और मंगरुआ चौपाल पे दिनेश प्रताप सिंह थे, गांव से चले हैं हम लोग, दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी गांव है। और मंगरुआ के गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में मंगरुआ ने 150 गाँव की कहानी कही है। आगे चल के वो 100-200 गाँव हो गया। लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, चूँकि चुनावी साल भी है, मनसा मंगरुआ की चुनावी नहीं होगी, लेकिन 300 में से 100 गांव ज़रूर मैं रिपोर्ट करूंगा। वहाँ का इतिहास, वहाँ की तरक्की, वहाँ की सोच, और इस कार्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि दिनेश जी, एक गांव से चल के दिल्ली पहुँचे दिनेश जी मंगरुआ के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक कहा। हम चाहे आज़ादी की बात करें और जिनकी कुर्बानी से, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो और चाहे हमारे सुखदेव राजगुरु हों, और हमारे संविधान की अगर बात करें तो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे हम बापू का नाम लेते हैं उनका नाम लें, और चाहे तमाम लाखों लोग जिनकी कुर्बानी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे क्रांतिकारी शहीद हमारे सपूत रहे हों, उन सब को अनुसरण करते हुए हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत सारे रास्ते, अच्छे रास्ते दिखाने, अच्छे रास्तों पे चलने का हमें संदेश दिया है। उनको भी ध्यान में रखते हुए, और आज जो सनातन के लिए, जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जो आज काम कर रहे हैं, उनका भी अनुसरण करते हुए ईमानदारी से इस देश की तरक्की में अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी का योगदान सबको देना चाहिए। सरकार, मैं समझता हूँ कि सरकार को सरकार ना मान के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हम सब माने, और उस व्यवस्था में हम जिम्मेदारी के साथ अपनी हिस्सेदारी निभाने का हम सब काम करें। निश्चित रूप से जो आपने एक गांव की बात शुरू की है, मंगरुआ के माध्यम से चौपाल की बात की है, और उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व आप लाने का, उसको दिखाने का काम ये कर रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपके चैनल की प्रशंसा करता हूँ कि सराहनीय कदम उठा रहे हैं। चूँकि जब आदमी ज़मीन भूल जाएगा, आसमान में कुछ भी कितना भी उड़ ले, लेकिन वापस आना उसको ज़मीन पे ही पड़ेगा। क्या बात। तो ज़मीन पे रहते हुए कभी ज़मीन को भूलने का काम, चाहे आपको परमात्मा या समय कितनी भी ऊंचाई की उड़ान पर ले जाए, लेकिन कभी जैसे हम अपने माता पिता को नहीं भूल सकते हैं, तो ज़मीनी हकीकत और ज़मीन जो है वही हमारी माता पिता भी है, तो उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और जिस संस्कृति से हम लोग निकले हुए हैं उसका भी सम्मान हमें उसी उद्देश्य और उतने ही मानवता के साथ बनाए रखना चाहिए। और इससे हमारे परिवार में, हमारे आने वाली पीढ़ी में जागरूकता भी आएगी, और शायद उनको एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति भी रहेगी। तो संस्कृति को भी हम ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्र की जो उपलब्धियां हैं उनको भी ध्यान रखें। हमारे क्षेत्र में जो किसान अन्नदाता है, हम गांव से चल के आए हैं, तो उस किसान के अन्नदाता का वर्चस्व और वो कैसे खुशहाल हो सकता है, उसके बारे में भी हमारी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस देश का युवा पीढ़ी जो है वो कहीं न कहीं देश को दिशा देता है, तो युवा पीढ़ी की मानसिकता को देखते हुए उनको कैसे सशक्त किया जाए, इस बारे में भी इस देश के प्रत्येक 140 करोड़ के जो नागरिक हैं वो जागरूक नागरिक हैं। वो चाहे सरकार का माध्यम हो, चाहे संविधान का माध्यम हो, चाहे हमारी विधायिका हो, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, सभी की हिस्सेदारी अपनी अपनी है। और वो ईमानदारी से अगर आएगी तो मैं समझता हूँ कि हम पूरे विश्व में जो विश्व गुरु कहे जाते थे, जो सशक्त कहे जाते हैं, और चाहे एक आधुनिक शक्ति के रूप में कहा जाए, और चाहे हमारे किसान वर्ग के रूप में सशक्त एक अन्नदाता के रूप में जाने जाएं, ये सारी उपलब्धियां हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसी मेरी भावना भी है। आप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, और ये देश लेवल पे नहीं, दुनिया के लेवल पे देखा जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है आप। तो जहाज के मातुल पर बैठा हुआ पक्षी चाहे कितना भी उड़ान भर ले, उसे बैठना मातुल पे ही है। दिनेश प्रताप सिंह ने दूसरे शब्दों में इन्हीं बातों को कहा। तो गांव की तलाश जारी रहेगी। हम लोग गांव से चले हैं और गांव तक ही पहुंचना है, क्योंकि गांव समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।